नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर प्रॉपर्टी डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र भैया। आपका स्वागत है भैया हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी के मामले में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। टैक्स बढ़ गया है, गाइडलाइन नहीं आ रही है, तो क्या क्या दिक्कतें लोगों को होती है सर जब नई चीजें होती है? जब नई चीजें होती है, स्पेशल विशेष कर हम प्रॉपर्टी की बात अगर करें तो नई गाइडलाइन हो रही है जिसमें 10% से लेकर 50% तक की वृद्धि हो रही है। इस चक्कर में कई जनों ने अभी 31 मार्च के पहले भी अपनी रजिस्ट्री संपूर्ण कराई। कुछ अधूरी कॉलोनियों की भी रजिस्ट्री उन्होंने इसलिए कराई क्योंकि गाइडलाइन बहुत बढ़ रही थी। नए इनकम टैक्स के जो नियम आ रहे हैं जिसके अंतर्गत बाजार मूल्य और व्यवहार मूल्य वो सेम मानने वाले थे, इस कारण भी कई व्यक्तियों ने उसकी रजिस्ट्री कराई। बाजार मूल्य और व्यवहार मूल्य समान मानेंगे। जैसे आज आपकी कोई चीज 10 लाख की आप बेच रहे हैं, हाँ। लेकिन उसकी गाइडलाइन 15 लाख रुपए, तो नए नियम में ये मानेंगे कि आपने वो 15 में बेची और मैंने वो 15 लाख में खरीदी है, तो उतने पे ही टैक्स देना होगा, उतने पे ही उसको टैक्स लगेगा। तो ये एक दोहरी मार खरीदार और बेचवाल दोनों को लगेगी। इंदौर में हर साल गाइडलाइन की कीमतें बढ़ती जाती है और बहुत अनाप शनाप बढ़ रही है। मतलब जो प्रॉपर्टी आज से 7 साल पहले 600 रुपए स्क्वायर फीट था प्लाट, वो आज 3,500 रुपए सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हो गया। मतलब सरकार कहना चाहती है कि इससे कम में आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। ऐसा सरकार के हिसाब से उसकी गाइडलाइन 3,500 रुपए, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू 25,000 रुपए, ये इनका कोई कैलकुलेशन नहीं है। उनका मन है कि सब में हमको 20% बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है। अच्छा, तो लोगों की आय तो 20% बढ़ नहीं रही है, तो लोग कैसे मकान खरीदेंगे? मकान क्या खरीदेंगे? हर साल गाइडलाइन बनती है, उसके 2 महीने पहले जो यहाँ की जिला मूल्यांकन समिति है वो लोगों से, कॉलोनाइजर, बिल्डर से सुझाव मंगाती है। फिर वो उन सुझावों में अपनी टिप्पणी बढ़ा के आगे भोपाल भेजती है केंद्रीय मूल्यांकन समिति में। लेकिन कभी भी आज इस साल भी सैकड़ों लोगों की आपत्तियां सुझाव आए, किसी पर कुछ अमल नहीं हुआ है। वही अर्थ में उन सब सुझाव को मंगाते हैं। मतलब सिर्फ औपचारिकता है कि हमने आपके सुझाव सुन लिए हैं बस। जी, जैसे भूमि विकास अधिनियम ये कहता है कि कुछ 12.5 मीटर के बाद आपको, इस 12.5 मीटर से ऊपर की अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो लिफ्ट लगाना कंपलसरी है। लेकिन गाइडलाइन ये कह रही है कि लिफ्ट विलासिता की वस्तु है। एक तरफ तो बॉडी नियम में लगाना आपको जरूरी है, दूसरी तरफ वो उसको विलासिता, सरकार कहती है कि विलासिता करो, नहीं वो विलासिता मान रही है लिफ्ट को। मतलब 6ठी मंजिल आप अगर जा रहे हो मान लो, तो आप आराम से नहीं जाना, मतलब हम उसको विलासिता में मानेंगे। सरकार ये चाहती है कि अगर आपने ऊपर की मंजिल की फ्लैट लिया है तो उससे ज्यादा पैसे दो आप, उसकी छूट नहीं मिलेगी लिफ्ट की। जो पुराने गाइडलाइन में थी छूट कि लिफ्ट की छूट मिल जाती थी, ऊपर मंजिल की छूट मिल जाती थी, वो सब बंद कर दी उन्होंने। इंदौर में प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि आम आदमी के लिए फ्लैट लेना यहाँ पे असंभव जैसा हो गया। जी सर। 25-30 लाख से कम में कोई छोटा सा फ्लैट भी नहीं मिलता। मकान की बात तो छोड़ दीजिए। तो कौन जिम्मेदार है इतने भाव बढ़ाने के लिए? सरकार जिम्मेदार है या आईडीए जिम्मेदार है, या आप जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर और बिल्डर जिम्मेदार है? नहीं, आइडिया तो खैर अपनी कीमत निकालती है साहब। आइडिया का अपना एक अलग तरीका होता है, उसका अपना एक डेवलपमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो गाइडलाइन है वो किसी भी एक आइडिया की कॉलोनी से समानांतर कर देते हैं। कहीं की गाइडलाइन नहीं भी मानी है तो वो उसको बोलते हैं कि जो भी यहाँ पड़ोस वाली की कॉलोनी होगी उसकी गाइडलाइन को हम अप्लीकेबल करेंगे। हाँ जी, सामने वाली कॉलोनी पॉश कॉलोनी हो, उसके पीछे झोपड़पट्टी हो, तो भी कीमत सेम रहेगी। इनका कॉलोनी का तो प्लाट नंबर 1 जो फ्रंट में है उसकी भी वही गाइडलाइन है, और जो प्लाट नंबर 99 मान लो नाले के वहां, उसकी भी यही गाइडलाइन है सब। अच्छा, यानी आप गाइडलाइन के मुताबिक आप प्लाट खरीदते हैं? जी, सरकारी कानून ये है। तो रोड के किनारे आपका प्लाट हो या नाले के किनारे हो या सबसे पीछे हो, कोई मतलब नहीं साहब। उनको ग्राउंड फ्लोर के सब रेट सेम है। मतलब फ्रंट के शोरूम का भी वही रेट है साहब, पीछे की दुकान का भी वही रेट है, लास्ट के गोडाउन का भी वही रेट है, कोई छूट नहीं। अच्छा, गोडाउन कोई छूट है ही? सेम फ्लोर पे होने से कोई छूट नहीं है। हर फ्लोर के रेट गाइडलाइन में बना दिए गए। पर फ्लोर में तो बड़ा विचित्र है, कोई चीज सड़क के किनारे है, कोई फ्रंट पे शॉप है। दुकानों में तो अगर दुकान के 2 दरवाजे तो भी प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन वो उसको नहीं मानते सब, उनके निगाह में ये सब चीजें सबसे पीछे हो, एकदम कोने में उसको जाने का प्रॉपर रास्ता ना हो, भले ही फ्रंट से नहीं दिख रही हो, ग्राउंड फ्लोर पे वो उसको सेम मानेंगे। हाँ। सुपर बिल्टअप, उनमें आप किसी बिल्डर से बिल्टअप एरिया खरीद रहे हैं मान लो 900 फुट, जिसको हम वो 30% जोड़ के 1100 फुट सुपर बिल्टअप मानते हैं, तो उसको रजिस्ट्री चार्ज आपको सुपर बिल्टअप का देना पड़ेगा, भले ही आप कुछ भी खरीद रहे हैं, बिल्डर कुछ भी बेच रहा हो। अच्छा, बिल्डर अगर चाहे कि बिल्टअप एरिया ही बेच रहा है तो वो उसको नहीं मानेंगे साहब।
वो उनको सुपर बिल्डअप मानेंगे, वो उसकी गवर्नमेंट। यानी साफ सफाई की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने के लिए सरकार अपना मुनाफा बढ़ाना चाहती है, अपनी आय बढ़ाना चाहती है, चाहे लोगों को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। वो उसमें 25% ऐड करेगी। अगर आपने बिल्डअप करके 1000 फुट के आप 5% सीधा, हाँ जी, 1000 फुट का अगर आपका कोई फ्लैट है, बिल्डअप आप रजिस्ट्री फ्लैट खरीदा है, तो उसको 1250 मानेगी। तो बिल्डर खुद ही फिर कहेगा कि 1250 पैसे ज्यादा दो, तो वो अब करना ही पड़ेगा ना साहब इस तरीके से, नहीं तो टैक्स लग जाएगा। यानी सरकार लोगों को चोरी करने के रास्ते बता रही है। अब ये तो हम एक्सपर्ट इस बारे में तो नहीं हूं कि मैं क्या बोलूं। इंदौर में लोगों को बहुत सारी परेशानियां, प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्रॉपर्टी लोग शहर में 2 जगह टोल टैक्स देना पड़ता है, लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते। आप अगर MR10 पे जाएंगे, ओवरब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके पैसे दो। बाईपास पे कॉलोनी में मकान बन रहे हैं, उसके पैसे दो। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही शहर में आप जा रहे हो और टोल टैक्स देना पड़ता है? कल को तो नगर निगम कहेगा कि आपने रोड क्रॉस किया, MG रोड क्रॉस किया, लाइए 5 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए। तो देना पड़ेगा साहब, क्योंकि इंदौर शहरी सीमा के अंतर्गत जिन कॉलोनी में लिया है नगर निगम के अंतर्गत, हमने वहां का रोड टैक्स भरा है, हम वहां का प्रॉपर्टी टैक्स इंदौर का भर रहे हैं, फिर भी आज हम सुपर कॉरिडोर पे जाते, मान लो सुपर कॉरिडोर क्यों लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हर बार हमारे को हमारे घर जाने के लिए टोल टैक्स, जानवर आने के लिए देना पड़ रहा है। हाँ, तो आदमी वहां जाके मकान लेना नहीं चाहेगा। 10 बार अगर आपके परिवार के 4 जने जाएंगे तो आप कितनी बार दिन भर में टोल टैक्स देंगे? कोई भी व्यक्ति अगर सुपर कॉरिडोर जा रहा है तो MR10 से जाएगा, सिटी की जिच पिच में से तो जाएगा नहीं, मल्लागंज राजवाड़ा होते हुए। तो हाँ जी, तो इस बारे में कोई सोचता नहीं है, आपके सुझाव पे कोई अमल करता है? ये सुझाव तो इस बार हमारी प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन ने लिख के दिए हैं, और भी लोगों ने, बहुत सारे जनों ने लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक महज औपचारिकता है, करते हैं वही है जो इनका मन होता है साहब। इंदौर में ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी जितनी बार बिकती है उतनी बार सरकार पूरा पैसा लेती है। बिल्कुल यहाँ कोई वेट वाला सिस्टम लागू नहीं कि हाँ, ये महाराज जैसे यहाँ कटा पद्धति नहीं है, वहां पे जैसे कोई फ्लैट पहले दिन 1 करोड़ में बिकता है और अगले साल के अंतर्गत वो कभी 1.25 करोड़ में बिकता है, तो वहां पे नेक्स्ट टाइम सिर्फ 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के डिफरेंस 25 लाख पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। हमारे यहाँ इंदौर में, मध्य प्रदेश में वापस 1.25 करोड़ पे पूरी ड्यूटी लगेगी। अच्छा, जितनी बार प्रॉपर्टी बिकेगी उसकी जब जितनी वैल्यू होगी तब पूरी वैल्यू एक लगेगी। मकान अगर 10 बार बिका है तो 10 बार उसकी कीमत के बारे कोई मान के, हाँ, मतलब 4 बार अगर आपका मकान बिक गया, ज्वेलरी वाला काम का जैसा आपकी 4 बार आपने ज्वेलरी तोड़ के बनाई तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ओरिजिनल 0, वो वाली बात है साहब। ऐसा क्यों करते हैं सर? अब वो सब नियम क्या बोले, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम महिलाओं को सबको कुछ छूट मिलती थी, वो छूट भी खत्म हो गई है। हाँ, 2 साल पहले जब स्टाम्प ड्यूटी में 2% का फर्क था, तब कई व्यक्तियों ने अपनी बहन, बेटी, पत्नी के नाम पे ये रजिस्ट्रियां कराई थी। इसमें महिलाओं का योगदान बढ़ गया था छूट होने के कारण। जब से बंद करी, वापस महिलाओं का इसमें योगदान, नाम होना कम हो गया है। अब सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी हो गई, जेंट्स और लेडीज कुछ भी। कुछ चीज की दिक्कत है यहाँ। कोई बोला था कि अगर 1500 फुट के या इतने इससे छोटे प्लाट पे आप मल्टी नहीं बना सकते। मल्टी की क्या परिभाषा है? मल्टी की परिभाषा, ये मकान को मानते हैं कि एक किचन, अगर आपने 3 किचन, 3 भाई हैं आप, तो वो 3 किचन का अगर आप नक्शा पास कराने आते हैं तो वो उसको मल्टी की श्रेणी में मानते हैं। उस पर टैक्स ज्यादा है। हाँ जी, वो छोटे प्लाट पे परमिशन ही नहीं मिलेगी आपको ज्यादा तो किचन घर की। में एक माता पिता के 2 बेटे हैं, बहू ने कहा कि मैं अलग से खाना बनाऊंगी, मुझे अलग किचन करना है, तो मतलब टैक्स ज्यादा दो सरकार। नई बिल्डिंग तो आप 2 किचन की, 3 किचन की छोटे प्लाट पे बने नहीं सकते हैं, वो उसको मल्टी की श्रेणी में मानते हैं। अच्छा जी, यानी अगर आपके पास कोई 2500 फुट का, 4000 फुट का प्लाट हो और आप 3 भाई मिलकर सोचे कि एक मकान बना लें, हाँ। लेकिन सरकार कहेगी कि मल्टी है, इस हिसाब से टैक्स। हाँ, मतलब 2400 स्क्वायर फीट का प्लाट है तो उसके अलग मापदंड है, 4000 का प्लाट है तो उसके अलग मापदंड है, उसके किचन उस हिसाब से पास होते हैं। तो इतना जंजाल। अच्छा, एक आम आदमी अगर इंदौर में आता है और वो कोई मकान खरीदना चाहे, प्लाट खरीदना चाहे या फ्लैट, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? कुछ हमारे दर्शकों को सुझाव देंगे आप? एक तो सर प्रॉपर व्यक्ति से कामकाज करना सर, हाँ। रजिस्टर प्रॉपर्टी एजेंट से आप कामकाज करें ताकि उसको ये सब मालूम रहे। पुराने सभी लिंक डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए, कुछ लोन वगैरह तो नहीं है, कोई उसमें प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम खरीद रहे हैं उसके नाम उस चीज का नामांतरण हुआ है कि नहीं हुआ, और अपने लीगल एडवाइजर से ये सब काम करके अपने को ये काम करना चाहिए सर। पर यहाँ तो होता है कि लोन लेके लोग मकान बनाते हैं और मकान नगर निगम तोड़ देता है बाद में कि इसमें नियमों का पालन नहीं हुआ, तो क्या बैंक वाले बगैर हिसाब किताब देखे, बगैर कागज पत्र देखे लोन हाँ, दे देते हैं? कुछ दिनों से कई समाचार पत्रों में पढ़ने में आया है कि एक ही मकान कई बैंकों में गिरवे रखा गया है, कुछ हो गया है। तो अब ये चीटिंग धोखाधड़ी तो कोई करता है तो उसका तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन अपने लीगल एडवाइजर से फुल्ली लीगल तरीके से अपन कामकाज करें। सर, लोगों को ये भी शिकायत है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर हमारी प्रॉपर्टी के
में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, लेकिन कमीशन 3% ले लेते हैं, ये बात सही है? एक अच्छा प्रॉपर्टी ब्रोकर, आज मान लो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी की कीमत समझो 1 करोड़ की आप बेच रहे हो, तो वो प्रॉपर व्यक्ति को दिलाएगा। सिर्फ बयाने के बाद जो 2-3 महीने का समय रहता है, आपका समय पे पैसा आ जाए, हाँ। जो आपकी बातें फुलफिल हुई इसकी बातचीत करेगा। हाँ। तो अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट को बीच में रखने से सब काम आपके विधिवत होंगे। वो वकील साहब का प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएगा, पेपर में जाहिर सूचना देगा, रजिस्ट्री प्रॉपर करवाएगा, कोई बात उसमें अधूरी नहीं छूट जाए, इसका ध्यान रखता है। कोई कानूनी बात रहता है क्या? क्योंकि जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है वो कमीशन ले रहा है अपने काम, सेवा के बदले शुल्क लेता है। क्या उससे कोई कानूनी बंधन है कि भाई ये प्रॉपर्टी ब्रोकर थे, इनकी जवाबदारी, ऐसी कोई जवाबदारी आती है उसकी? नहीं, इस तरह की कोई जवाबदारी नहीं, पर जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ब्रोकर, आज हम हमारे एसोसिएशन की बात करें तो इंदौर के जो भी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो इसमें मेंबर हैं। हमारे किसी भी सदस्य पर कभी कोई किसी प्रकार का दाग आरोप नहीं लगा है, कोई हमने ब्रोकर ने किसी ने भी चीटिंग का काम नहीं करा है। एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट व्यक्ति से अगर आप काम कराएंगे तो उसकी क्वालिटी जो निखर के आएगी। क्या हो रहा है भैया कि आजकल पान वाले, किराने की दुकान वाले सब प्रॉपर्टी का धंधा करने लगे। इसीलिए तो अब जैसे आज आपका मकान आप किराए पे देने आ रहे हैं, हम प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन 1 मंथ की रेंट मांगते हैं। कोई आदमी पान वाला है जिसका एक काम नहीं, वो सोच रहा 15 दिन की मिल गई, तो आदमी ये गलत रास्ते निकाल रहे, या तो उसका कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जो 1 महीने का किराया आप लेते हैं उसमें क्या क्या सेवा देते हैं सामने वाले आदमी? प्रॉपर सर, हम उसका थाने तक की वेरिफिकेशन तक का कामकाज करते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हम उसका देखते हैं, पुराना रिकॉर्ड देखते हैं। हाँ। ये केपेबल है कि नहीं है, प्रॉपर आदमी इंदौर का है कि नहीं है। कई अभी इंदौर के बाहर के लोग भी आ गए हैं, वो किस कार्य में संलग्न है, ये सब चीज देख के हम काम करते हैं। अच्छा, किसी आपकी एसोसिएशन के किसी सदस्य पर कोई केस अभी दर्ज नहीं? आज तक तो दर्ज नहीं हुआ सर, आज तक दर्ज नहीं। 1985 की हमारी रजिस्टर संस्था। कैसे माने रजिस्टर? कोई प्रमाण पत्र होता है दुकान में? हमारा प्रमाण पत्र होता है, हमारी जो कमीशन की दर है वो हमारी तय की रहती है। हाँ। हमारे यहाँ सदस्य बनाने के लिए भी एक जटिल प्रक्रिया है। हमारी कार्यकारिणी के 15 मेंबर, अगर सब मेंबर ओके करते हैं बहुमत से, तो ही नए सदस्य को हम सदस्य बनाते हैं। हमारे यहाँ इसीलिए मात्र 125 सदस्य हैं, जबकि इंदौर में हजारों लोग काम कर रहे हैं। निश्चित ही हजारों लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बताइए कैसे सही ब्रोकर को कैसे पकड़े हम, कैसे पता करें कि ये सही ब्रोकर है? कोई वेबसाइट पे आपकी लिस्ट है? हाँ, हमारी इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी लिस्ट है। और आप इंदौर के व्यक्ति नहीं है तो आप इंदौर के आपके जो भी मिलने जुलने वाले हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि इंदौर के अच्छे काम करने वाले 2 जने 4 जने कौन से हैं। पर कई बार तो बड़े प्रॉपर्टी में ब्रोकर शामिल होने के बाद भी विवाद होते हैं, ऐसा क्यों? कई बार विवाद हो जाते हैं। या वो कोई बिल्डर, अब कुछ ब्रोकर मान लो कुछ इस तरह के बिल्डर का काम कर देते हैं जो समय पे बजेशन नहीं दे रहा है, तो अभी इस बारे में अलग बातचीत है। लेकिन काम आपका लीगल होगा, 100% होगा, ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं एसोसिएशन की तरफ से। आजकल रजिस्ट्री में सरकार ने महिलाओं को छूट देना बंद कर दिया है जी, तो इससे कुछ फर्क पड़ा कारोबार पे? नहीं, कारोबार में कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर जो महिलाओं का नाम पहले 10 में से 8 रजिस्ट्री में महिलाओं का नाम शामिल रहता था, अब 10 में से 2 रजिस्ट्री में महिलाओं का नाम शामिल हो रहा है। वरना सरकार की व्यवस्था का लाभ लेते हुए महिलाओं का नाम होता था, महिलाएं संपत्ति में हकदार होती थी, सबसे वंचित। हाँ, 2 साल पहले लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय की इस बात की तारीफ की थी कि इस काम की छूट के कारण ही भले ही हमारा नाम तो आने लग गया था प्रॉपर्टी में। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आपने कहा कि किराएदार है या मकान में किराए पे रहने आया, तो उसकी नाम की सूचना, रजिस्ट्री की सूचना थाने पे देना जरूरी जी। ऐसा कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर की सूची थाने में है क्या? प्रॉपर्टी ब्रोकर की सूची काय के लिए थाने में? ये लोग इस धंधे में शामिल है, ऐसे कोई जानकारी उनके नहीं, हमारी ये तो एसोसिएशन की लिस्ट और डायरी बनी हुई है जो इंदौर के सभी पत्रकार महोदय के पास है, सबके पास है, सभी बिल्डरों के पास है। और आज कोई भी प्रोजेक्ट, बड़ा बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जो अवैध लोग आके इस धंधे में घुस आए हैं, इंदौर में तो ऐसे लोग कि ब्रह्मनल्ला का धंधा करने वाले फर्जी लोग घुस आए हैं। इंदौर में ऐसे प्रकरण भी है कि लोग फर्जी ब्रह्मनल्ला बन गए। तो प्रॉपर्टी ब्रोकर तो ऐसा ल्यूरेटिव जॉब है कि हर कोई यहाँ आना चाहेगा। और हमारा इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन का साहब नवनीत टावर में ऑफिस है, वहाँ आके कोई भी व्यक्ति हमारे सभी मेंबरों की लिस्ट ले जा सकता है, उपलब्ध है, वो चाहे जिससे संपर्क कर सकता है। हाँ। और अगर जो सुनने वाले दर्शक हैं वो जिससे भी काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ लें कि आप किसी भी एसोसिएशन के सदस्य है या नहीं है। हाँ जी। जैसे यूएस में और कुछ देशों में एक नियम है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की बाकायदा परीक्षा होती है जी, और उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो व्यक्ति ही बिजनेस कर सकता है इस क्षेत्र में। अगर आपने मकान खरीदा और मकान की जानकारी गलत दी गई या कर्ज लेने में झूठे दस्तावेज दिए गए, तो सारी मामले में प्रॉपर्टी ब्रोकर की जिम्मेदारी तय होती है। और वो मानते हैं कि अगर उसे कमीशन दिया गया 3%, तो उसकी जिम्मेदारी कि वो देखे कि सही व्यक्ति लोन ले,
झूठे दस्तावेज ना हो, तो ऐसी कोई प्रक्रिया अपने यहाँ नहीं है? एग्जाम वगैरह की तो नहीं है, लेकिन कोई भी डील में अगर प्रॉपर्टी ब्रोकर काम करता है तो उसका नाम वहाँ पे अंकित रहता है कि ये सौदा इनके माध्यम से हुआ, और कभी कोई प्रॉब्लम आती है मान लो खरीदार को, तो उस केस में वो उस ब्रोकर को भी इन्वॉल्व कर सकता है। कहाँ दर्ज होता है उनका नाम? कहीं नाम दर्ज होता है? पूरे एग्रीमेंट रजिस्ट्री सब में नाम रहता है ना सबकी, ये ब्रोकर नहीं गवाह के रूप में तो रहता ही है, एग्रीमेंट में भी नाम आता है उनका। ऐसा अनिवार्य है ना? 100% कि इस सौदे में ये ब्रोकर है जिनकी दलाली हम इतने % देंगे, इस प्रकार से देंगे। अच्छा, इंदौर में प्रॉपर्टी का नजारा कैसा है? क्या यहाँ भाव बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? अच्छा, फिलहाल तो अभी रेट थोड़े से थमे हुए हैं, बाजार की मंडी के भाव कम हो गए हैं सुपर कॉरिडोर पे, बाईपास पे, ऐसा है? सुपर कॉरिडोर पे जरूर रेट कम हुए हैं साहब, क्योंकि उसको अभी ऐसा लग रहा है कि डेवलप होने में काफी समय लगेगा। हाँ। अभी हाल सब बड़ी कंपनियों के नाम की सिर्फ घोषणा हुई है, कोई कामकाज चालू नहीं हुआ, और सुपर कॉरिडोर जाने के लिए अभी कोई रास्ते में इस तरह की कॉलोनी नहीं है जैसे रिंग रोड या हम बाईपास जाते हैं तो साकेत या गुलमोहर क्रॉस करते हैं, जो कि उस रेट से 4 गुना महंगा है। हाँ जी, तो लोग ऐसी कॉलोनी में रहना पसंद करेंगे, जाहिर है, गुलमोहर या साकेत में नहीं। इन कॉलोनियों से लगी हुई कॉलोनी में अगर जाता है तो आदमी को लगता है कि यहाँ पे उसी स्टैंडर्ड का, उसी अनुपात में डेवलपमेंट होगा। कितना इंदौर का विकास की दर आपको लगता है संतोषप्रद है? किस मामले में सब? रहवासी इलाकों की जो विस्तार हो रहा है। जमाने में विजयनगर, 25 साल पहले विजयनगर कोई जाना नहीं चाहता था। एक जमाने जब होटल सुहाग बना था, जो आज की तारीख में CHL अस्पताल है, वहां लोग कहते थे कि शहर के बाहर अस्पताल ये होटल खुल गया है। तो अब जैसे LIG MIG को विकसित हुए 40 साल हो गए, तो ऐसा लगता है आपको कि कब तक, आपके अंदाज में? सर मेरे अंदाज से जहां तक मैं सोचता हूं सर कि कोई भी व्यवस्थित कॉलोनी से मान लो कोई दूरी 5 किलोमीटर है तो उसको बसने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। हमारे इंदौर की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर बसने में 2 साल से 3 साल लेती है। इसका उदाहरण है आपका रिंग रोड और बाईपास। यानी सुखला चौराहे से 5 किलोमीटर आगे है, सुखला चौराहे तक बसा अड्डे मान लीजिए जी, तो उसके आगे बसने में कम से कम 2 साल प्रति किलोमीटर लगते हैं साहब। मतलब ये मान के चले हमारे हिसाब से उसको अच्छी तरह से पूर्णतः डेवलपमेंट होने में 10 साल कम से कम लगेंगे। अभी इंदौर में किस तरफ अच्छा विकास हो रहा है प्रॉपर्टी के हिसाब से? नहीं, बाईपास, रिंग रोड बाईपास इस तरफ अच्छा विकास हो रहा है। जो सुपर कॉरिडोर की तरफ कुछ लोग चल गए थे वो वापस बाईपास की तरफ कन्वर्ट हो गए। अभी सुपर कॉरिडोर पे इन्वेस्टर और यूजर तो नहीं जा रहा है साहब। कब तक ये बाईपास पे अच्छी चहल पहल हो जाएगी आपके अंदाज में? जब तक ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सुविधा नहीं हो जाएगी, प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं हो जाएगी, मुझे लगता है 3-1 साल में यहाँ पे अच्छी बसावट हो जाएगी। हालांकि बसावट तो शुरू हो चुकी है, पर पार्ट में हो रही है। और इंदौर शहर के भीतर कई प्रोजेक्ट आने वाले थे। जेल को तोड़कर नए प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। कई बिल्डर इंदौर शहर के बीचों बीच मकान बनाना पसंद करते हैं। उनका ये कहना है कि लोग आज भी जो इंदौर के बाशिंदे हैं शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते। नहीं, कुछ दस्ते से उनका सोचना सही है, लेकिन कुछ दस्ते से अगर देखें, मान लो कोई आज सिटी में जो अपना स्टैंडर्ड से लेना चाहता है, बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, तो वो वापस फिर रिंग रोड बाईपास की तरफ जाता है जहां उसको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं जाए। चलते चलते हमारे दर्शकों को बताइए, अगर वे इन्वेस्ट करना चाहें, मकान लेना चाहें रहने के लिए, तो कौन सी जगह बेस्ट है? नहीं, इंदौर के सभी तरफ अच्छी कॉलोनियां डेवलप हो रही है। बस आप किसी भी अच्छे प्रतिष्ठित बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए और जो भी उनकी लीगल TNC और सब दूर से अप्रूव हो बैंक से, उसी प्रोजेक्ट में हाथ डालें। बस, धन्यवाद। तो ये प्रतिष्ठित बिल्डर का कोई भरोसा नहीं है। जैसे बाईपास पे प्रतिष्ठित बिल्डर आए, वो 10 साल पहले उन्होंने कहा था हम कॉलोनी बनाएंगे, ऐसा होगा, काफी सपने दिखाए थे, और 10 साल में अभी तक एक भी व्यक्ति को मकान नहीं दिया, जबकि आसपास के कई कॉलोनी। नहीं, तो उस कॉलोनी बिल्डर के लिए आप खुद ही प्रतिष्ठित शब्द लगा रहे हैं ना। हमने तो पहले भी उनको प्रतिष्ठित नहीं माना था साहब। जी जी, राजन भैया आप आए, आपने हमारे दर्शकों को नई नई बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा यह कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।